13 दिसंबर 2003, इराक का छोटा सा कस्बा अद-दौर। रात का सन्नाटा, सिर्फ अमेरिकी सैनिकों के बूटों की हल्की हल्की आवाज और दूर कहीं टिग्रिस नदी के पानी की छप छप। अंधेरे में कुछ साए इधर उधर घूम रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट खुलने वाला हो। एक पुराने फार्म हाउस के पास जमीन पर एक रस्सी पड़ी थी। यह कोई आम रस्सी नहीं थी, यह उस शख्स की आखिरी मंजिल की ओर इशारा कर रही थी जिसने दशकों तक इराक पर हुकूमत की थी। यह शख्स था सद्दाम हुसैन, इराक का तानाशाह, दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। 32 हफ्तों से अमेरिका की पूरी मिलिट्री, CIA, FBI, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और स्पेशल फोर्सेस इस एक शख्स के पीछे पड़ी थी। करोड़ों डॉलर, हजारों सैनिक और अनगिनत रातों की नींद इस मिशन में लग चुकी थी। लेकिन सद्दाम एक छाया की तरह गायब था। क्या वह इराक में ही छुपा था या किसी और देश में भाग गया था? क्या वह जिंदा था या युद्ध की आग में कहीं खत्म हो चुका था? हर सवाल एक मिस्ट्री था। फिर एक छोटा सा क्लू, एक मामूली सी आदत, एक मछली की डिश ने उस मिस्ट्री को सुलझा दिया। यह कहानी है उस रात की जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने एक तानाशाह को जमीन के 6 फीट नीचे से खींच निकाला। यह कहानी है सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी की। 11 सितंबर 2001, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी पर अल-कायदा के आतंकी हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ट्विन टावर्स ध्वस्त हो चुके थे, पेंटागन जल रहा था और हजारों लोग मारे गए थे। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया, जो भी टेररिज्म को सपोर्ट करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह गुस्सा इतना गहरा था कि इसने पूरी दुनिया की सियासत को बदल दिया। सद्दाम हुसैन, जो उस वक्त इराक के प्रेसिडेंट थे, 9/11 के हमलों में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन अमेरिका को शक था कि वह कई टेररिस्ट ग्रुप्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे। सद्दाम का शासन इराक में चल रहा था और वह एक तानाशाह के तौर पर जाने जाते थे। उनकी गवर्नमेंट पर कई इल्जाम थे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल और पड़ोसी देशों जैसे ईरान और कुवैत पर हमले। लेकिन सिर्फ इन इल्जामों के आधार पर अमेरिका इराक पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता था। उसे एक ठोस वजह चाहिए थी। वह वजह बनी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD। अमेरिका ने दावा किया कि सद्दाम इराक में न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स छुपा रहे थे, जो पूरी दुनिया के लिए खतरा थे। यह दावा कितना सच था, यह बाद में सामने आया, लेकिन उस वक्त यही इल्जाम इराक पर हमले की बुनियाद बना। मार्च 2003 में अमेरिका ने अपने साथी देशों यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड के साथ मिलकर इराक पर हमला कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। 20 मार्च 2003 को हमला शुरू हुआ। अमेरिकी मिलिट्री ने बगदाद पर कब्जा करने के लिए तेजी से ऑपरेशन शुरू किया। उनकी स्ट्रैटेजी थी ब्लिट्ज़क्रेग, यानी तेज और भारी हमला। सिर्फ 3 हफ्तों में 9 अप्रैल 2003 तक अमेरिकी टैंक और ट्रूप्स बगदाद की सड़कों पर थे। इराक की राजधानी पर कब्जा हो चुका था। बगदाद के फिरदौस स्क्वायर में सद्दाम की विशाल मूर्ति को गिराकर अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जीत का जश्न मनाया। यह एक सिंबॉलिक जीत थी जो पूरी दुनिया ने टीवी पर देखी, लेकिन यह जीत अधूरी थी। मूर्ति तो गिर गई, पर असली सद्दाम हुसैन का कहीं अता पता नहीं था। हमला शुरू होने के पहले ही दिन सद्दाम गायब हो गए थे। उनकी गवर्नमेंट टूट चुकी थी। उनके टॉप ऑफिसर्स या तो भाग गए थे या पकड़े जा चुके थे। लेकिन सद्दाम और उनके 2 बेटों उदय और कुसै का कोई सुराग नहीं था। अमेरिका के लिए यह एक बड़ा सवाल था। सद्दाम कहां था? क्या वह इराक छोड़कर भाग गया था या वह अभी भी कहीं छुपा हुआ था? सद्दाम हुसैन और उनकी गवर्नमेंट के टॉप 52 ऑफिसर्स को पकड़ने के लिए अमेरिका ने एक खास स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने इन 52 लोगों की एक मोस्ट वांटेड लिस्ट तैयार की। इस लिस्ट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अमेरिकी मिलिट्री ने ताश के पत्तों का एक खास डेक बनवाया। इन ताश के पत्तों पर सद्दाम और उनके 81 ऑफिसर्स की तस्वीरें और नाम छापे गए। सद्दाम हुसैन इस डेक का एस ऑफ स्पेड्स था, यानी सबसे बड़ा टारगेट। यह ताश का डेक सिर्फ एक क्रिएटिव आइडिया नहीं था, इसका मकसद था कि सैनिकों को अपने टारगेट्स के चेहरे याद रहे। जब सैनिक अपने फ्री टाइम में ताश खेलते तो बार बार इन तस्वीरों को देखकर उनके दिमाग में ये चेहरे बैठ जाते। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक थी जो बाद में काफी काम आई। अमेरिकी मिलिट्री ने इराक में सर्च ऑपरेशन शुरू किए। घरों पर छापे मारे गए, रिश्तेदारों से पूछताछ हुई, मस्जिदों, स्कूलों और मार्केट्स तक को छान मारा गया, लेकिन सद्दाम का कोई सुराग नहीं मिला। महीनों बीत गए और अमेरिका को लगने लगा कि शायद सद्दाम किसी हमले में मर चुका था। सैनिकों का मोरल कम होने लगा था। कई लोग सोचने लगे कि शायद यह मिशन इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर एक नया क्लू सामने आया जिसने सारी कहानी बदल दी। 22 जुलाई 2003 को अमेरिकी ट्रूप्स ने मोसुल में उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। उदय और कुस्से वहां थे और दोनों भाई हथियारों से लैस थे।
उदय, जो अपने क्रूर स्वभाव के लिए कुख्यात था, और कुस्सई, जो अपने पिता का राइट हैंड मैन था, बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। कई घंटों तक बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन दोनों भाइयों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। आखिरकार अमेरिकी ट्रूप्स को फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्होंने घर पर मिसाइल अटैक किया। कई घंटों की गोलीबारी के बाद जब सैनिक अंदर गए तो उन्हें उदय और कुस्सई की डेड बॉडीज मिली। ये एक बड़ी कामयाबी थी। सद्दाम के दोनों बेटों का खात्मा हो चुका था, जो उनके रेजिम के सबसे बड़े सपोर्टर्स थे। लेकिन यह जीत अभी भी अधूरी थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन का कोई सुराग नहीं था। उदय और कुस्सई की मौत ने अमेरिका की उम्मीदों को और बढ़ा दिया। अगर उनके बेटों को ढूंढा जा सकता था तो सद्दाम को भी पकड़ा जा सकता था। लेकिन इस कामयाबी ने सद्दाम को और सावधान कर दिया। वह जानता था कि उसकी तलाश में इराक का चप्पा चप्पा छाना जा रहा था। उसे अब और स्मार्टली छुपना था। जुलाई 2003 के आखिर में एक ऑडियो टेप ने सारी कहानी को नया मोड़ दे दिया। इस टेप में एक आवाज थी जो अपने दोनों बेटों उदय और कुस्सई की मौत पर दुख जता रही थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उस आवाज की जांच की और कंफर्म किया कि यह सद्दाम हुसैन की ही आवाज थी। इसका मतलब था कि सद्दाम जिंदा था। यह खबर अमेरिकी मिलिट्री के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। इस ऑडियो टेप ने न सिर्फ यह साबित किया कि सद्दाम जिंदा था, बल्कि यह भी इशारा दिया कि वह अभी भी इराक में ही था। अमेरिका ने अपनी सर्च को और तेज कर दिया। सद्दाम के सिर पर इनाम की रकम को 25 मिलियन से बढ़ाकर $30 मिलियन कर दिया गया। साथ ही इंफॉर्मेशन देने वाले को अमेरिकी सिटीजनशिप देने का वादा भी किया गया। इस इनाम की खबर ने इराक में हलचल मचा दी। कई लोग जो पैसों के लालच में थे, उलटी सीधी इंफॉर्मेशन देने लगे। कुछ ने कहा कि सद्दाम बगदाद में है, कुछ ने कहा कि वह सीरिया भाग गया है, कुछ ने तो यहां तक कहा कि वह बगदाद के किसी हॉस्पिटल में छुपा है। लेकिन इनमें से ज्यादातर लीड्स फॉल्स निकले। अमेरिका का काम और मुश्किल हो गया, क्योंकि हर गलत लीड पर वक्त और रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे थे। फिर भी मिलिट्री ने हार नहीं मानी। इसी दौरान डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का एक सर्जेंट एरिक मैडॉक्स इस मिशन में एक नया नजरिया लेकर आया। मैडॉक्स एक साधारण सैनिक था, लेकिन उसका दिमाग जासूसों जैसा था। उसने देखा कि अब तक की सारी स्ट्रैटेजी सिर्फ सद्दाम की गवर्नमेंट के टॉप ऑफिसर्स पर फोकस कर रही थी, लेकिन इन ऑफिसर्स की ताकत सद्दाम से थी, न कि सद्दाम की ताकत इनसे। मैडॉक्स ने सोचा कि अगर सद्दाम जिंदा है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत अपने बॉडीगार्ड्स की होगी। ये बॉडीगार्ड्स 3 तरह के थे। 1. पैलेस गार्ड्स, ये सद्दाम के महल की सिक्योरिटी करते थे। 2. एडवांस गार्ड्स, ये उस जगह को चेक करते थे जहां सद्दाम को जाना होता था। 3. पर्सनल गार्ड्स, ये हर वक्त सद्दाम के साथ रहते थे। मैडॉक्स को यकीन था कि सद्दाम अपने पर्सनल गार्ड्स के साथ होगा, क्योंकि ये लोग ही उसे सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दे सकते थे। उसने इन बॉडीगार्ड्स को ढूंढने की ठानी। उसका फोकस सद्दाम के होम टाउन टिक्रित पर गया। टिक्रित में सद्दाम के कई पुराने साथी, रिश्तेदार और लॉयल लोग रहते थे। मैडॉक्स ने वहां जाकर इंटेरोगेशन शुरू की। टिक्रित में मैडॉक्स को कई लोगों से बात करने का मौका मिला। उसने सद्दाम के रिश्तेदारों, पुराने नौकरों और दोस्तों से पूछताछ की। ज्यादातर लोग कुछ बताने को तैयार नहीं थे। कुछ लोग डर की वजह से चुप थे, तो कुछ सद्दाम के प्रति लॉयल थे। लेकिन एक पुराने नौकर ने मैडॉक्स को एक छोटा सा क्लू दिया। उसने बताया कि सद्दाम को मस्कूफ नाम की एक डिश बहुत पसंद थी। मस्कूफ इराक की एक ट्रेडिशनल डिश थी जो टिग्रिस नदी की मछली से बनती थी। ये मछली को आग पर ग्रिल करके बनाई जाती थी और इराक में इसे खास मौकों पर खाया जाता था। मैडॉक्स को यह जानकारी छोटी सी लगी, लेकिन उसने इसे अपने नोट्स में लिख लिया। उसे नहीं पता था कि यही छोटा सा क्लू बाद में मिशन की कामयाबी की चाबी बनेगा। टिक्रित में सद्दाम के एक बॉडीगार्ड मोहम्मद इब्राहिम उमर के बेटे से हुई। बेटे ने बताया कि उसके पिता को फिशिंग का बहुत शौक था और वह समेरा शहर में एक फिश फार्म का मालिक था। मैडॉक्स को यहाँ एक कनेक्शन दिखा। अगर मोहम्मद इब्राहिम फिश फार्म का मालिक था और सद्दाम को मस्कूफ पसंद था, तो शायद यह फिश फार्म कोई लिंक हो सकता था। मैडॉक्स अपनी टीम के साथ समेरा गया। वहां मोहम्मद इब्राहिम तो नहीं मिला, लेकिन 2 मछुआरे जरूर मिले। इन मछुआरों में से एक का रिश्ता एक गोरिल्ला फाइटर से था, जो सद्दाम के लिए काम करता था। जब सद्दाम की गवर्नमेंट गिर गई थी, तब उनके कुछ लॉयल मिलिट्री ऑफिसर्स ने अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ गोरिल्ला वॉर शुरू कर दी थी। माना जाता था कि ये गोरिल्ला फाइटर्स मोहम्मद इब्राहिम उमर के इशारों पर काम करते थे। तो मछुआरे ने अपने एक रिश्तेदार का जिक्र किया जो बगदाद में रहता था। मैडॉक्स ने तुरंत अपनी टीम को बगदाद भेजा। बगदाद में उस घर को चारों तरफ से घेर लिया गया और हैरानी की बात, मोहम्मद इब्राहिम उमर वहां छुपा हुआ था। इब्राहिम सद्दाम का सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड था। वह न सिर्फ सद्दाम की सिक्योरिटी करता था, बल्कि अपने फिश फार्म से मस्कूफ बनवाकर सद्दाम तक भिजवाता था। लेकिन अब वह गोरिल्ला फाइटर्स को लीड कर रहा था, जो अमेरिकी फोर्सेस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। मैडॉक्स ने इब्राहिम से सख्ती से पूछताछ शुरू की। पहले तो इब्राहिम कुछ बोलने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि अगर उसने सद्दाम की लोकेशन बताई तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन मैडॉक्स ने उसे एक ऑफर दिया, अमेरिकी सिटीजनशिप और उसकी फैमिली की सेफ्टी। यह ऑफर इतना बड़ा था कि इब्राहिम टूट गया। उसने बताया कि सद्दाम अद्दौर नाम के एक छोटे से कस्बे में छुपा हुआ था।
13 दिसंबर 2003 को अमेरिकी ट्रूप्स अद्दौर पहुंचे। ये एक छोटा सा कस्बा था, टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ। इब्राहिम ने जो लोकेशन बताई थी वहां 2 फार्म हाउस थे। ट्रूप्स ने दोनों फार्म हाउस को सर्च किया, लेकिन दोनों खाली थे। सैनिकों को लगा कि शायद यह भी एक फॉल्स लीड है, लेकिन इब्राहिम, जो ट्रूप्स के साथ था, ने जमीन की ओर इशारा किया। वहां एक रस्सी पड़ी थी जो जमीन के अंदर एक छोटे से होल की ओर जा रही थी। इस होल को स्पाइडर होल कहा गया। यह इतना छोटा था कि बाहर से देखने पर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इसके अंदर कोई छुपा हो सकता है। होल का मुंह एक स्टायरोफोम के टुकड़े से ढका था। जब सैनिकों ने उस होल को खोला तो अंदर सिर्फ अंधेरा दिखा। एक सैनिक हैंड ग्रेनेड फेंकने ही वाला था कि तभी होल से 2 हाथ बाहर निकले। एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स बाहर आया और बोला, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं इराक का प्रेसिडेंट हूं। 30 हफ्तों की मेहनत, अनगिनत ऑपरेशंस और एक छोटी सी मछली की डिश ने आखिरकार सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया। अमेरिकी मिलिट्री ने उसे जिंदा पकड़ लिया था। ये एक ऐसी जीत थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सद्दाम को बाहर निकालते ही उसकी मेडिकल जांच की गई। उसकी हालत खराब थी, वह गंदा था, उसकी दाढ़ी लंबी थी और वह कमजोर दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही तानाशाह की चमक थी। सद्दाम की गिरफ्तारी की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। इराक में कुछ लोग खुश हुए क्योंकि वे सद्दाम की तानाशाही से तंग आ चुके थे, लेकिन कुछ लोग जो सद्दाम के लॉयल थे इसे एक हार के तौर पर देख रहे थे। अमेरिका के लिए यह एक सिंबॉलिक जीत थी। यह दिखा रहा था कि उनकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस की ताकत क्या कर सकती है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, एक सच जो झूठ निकला। सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तलाश तेज कर दी। यही वह इल्जाम था जिसके आधार पर इराक पर हमला किया गया था। लेकिन महीनों की सर्च के बाद भी कुछ नहीं मिला, न कोई न्यूक्लियर वेपन, न कोई केमिकल वेपन। 2004 में प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने खुद माना कि उनकी इंटेलिजेंस में गलती हुई थी। इस खुलासे ने पूरी दुनिया में सवाल खड़े कर दिए। क्या इराक पर हमला जरूरी था? क्या यह युद्ध सिर्फ सद्दाम को हटाने के लिए था, या इसके पीछे और भी कुछ मकसद थे? ये सवाल आज भी अनसुलझे है। सद्दाम की गिरफ्तारी में एरिक मैडॉक्स का रोल सबसे अहम था। वह कोई बड़ा ऑफिसर नहीं था, न ही कोई फेमस जासूस। वह एक साधारण सर्जन था जिसने अपने दिमाग और मेहनत से इस मिशन को कामयाब बनाया। मस्कूफ का वो छोटा सा क्लू जो उसने टिकरित में पाया था, इस मिशन की चाबी बना। मैडॉक्स ने बाद में बताया कि उसे यकीन था कि सद्दाम अपने बॉडीगार्ड्स के बिना नहीं रह सकता, और यही सोच उसे मोहम्मद इब्राहिम तक ले गई। अगर मैडॉक्स ने उस छोटे से क्लू को इग्नोर किया होता तो शायद सद्दाम कभी न पकड़ा जाता।